हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने में इकोनॉमिक्स का चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। ये आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं आपके सामने में 7 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो है आपके इस चैप्टर का। 10 क्वेश्चन आपको मात्र करने हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं इसमें, उदारीकरण क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव का वर्णन करें। उदारीकरण समझने के लिए सबसे पहले आप स्वतंत्रता के बाद जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, वहां से आप स्टार्ट कीजिए। जब हम वहां आज़ाद हुए तो उस समय में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी और हमें प्रतिस्पर्धा क्या, अपने देश को चलाने के लिए भी जो है सो क्या था, परेशानी हो रही थी। उस कंडीशन में हम क्या किए थे, बहुत सारे अवरोधक लाए थे कि कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश में ना आ पाए। क्यों? क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा करने लायक थे नहीं। यदि विदेशी कंपनी उस समय में आ जाती तो हमारा माल जो है सो बिकता नहीं, हमारा गुड्स जो है बिकता नहीं, जिसके कारण जो है सो हम प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकते थे। इसीलिए हम अवरोध लगाए थे, सरकार के द्वारा अवरोध का काम किया गया था। अब आप आइए उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब भी है कि सरकार के द्वारा इस अवरोधों को हटा देना उदारीकरण कहलाता है। यदि कोई भी विश्व के देश यदि हमारे देश में आकर व्यापार कर सकता है, कोई भी देश हमारे देश में आकर पूंजी निवेश कर सकता है, श्रम निवेश कर सकता है, अपना संसाधन निवेश कर सकता है, तो इसका मतलब है, और हमारा देश भी उन देशों में जाकर पूंजी निवेश कर सकता है, श्रम निवेश कर सकता है, संसाधन निवेश कर सकता है, एक देश दूसरे देश का एकीकरण हो जाए, इसका मतलब ही है कि अवरोध सरकार के द्वारा हटा दिया गया है, टैक्स फ्री व्यापार होने लगा है। इसी को कहा जाता है उदारीकरण। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का अच्छा प्रभाव पड़ा है और बुरा प्रभाव, दोनों प्रभाव पड़ा है। अच्छा प्रभाव आप कह सकते हैं कि उदारीकरण के कारण वैश्वीकरण की गति क्या हो गई, बहुत तीव्र हो गई। पूरे विश्व के जो अच्छे से अच्छे एमएनसी कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, वो हमारे देश में आकर क्या करने लगा, व्यापार करने लगा। एनसीईआरटी में आपका एक जगह जो है एक कहानी टाइप का बताया गया है कि रवि नाम का लड़का था, वो अपना संयंत्र चेन्नई में स्थापित किया। उस समय में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, लेकिन वो 2 से 3 साल बहुत अच्छा विकास किया था अपना पूंजी लगा के। उसके सारे के सारे माल खरीदे जाते थे अपने देश में। लेकिन 1991 में क्या हुआ, इस अवरोध को खत्म कर दिया गया। भारत सरकार के द्वारा उदारीकरण लाया गया, जिसके कारण क्या हुआ, एक पर एक कंपनी आने लगी, उसका माल बिकना बंद हो गया और इस हिसाब से वो क्या हो गया, एकदम पूरी तरह खत्म हो गया, नष्ट हो गया उसका व्यापार। तो आप कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में यहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इसका अच्छा भी प्रभाव पड़ा। रोजगार में वृद्धि हो गई, सारे के सारे जितने भी श्रमिक थे उनको रोजगार मिलने लगा, वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि हो गई। आप ये भी कह सकते हो कि वस्तु की क्वालिटी में क्या आ गया, चेंजिंग आ गया, अच्छे से अच्छे वस्तु आने लगा, क्योंकि कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी। और इस प्रकार आप कह सकते हो कि इसके उदारीकरण के कारण जो है सो क्या हुआ, सारे के सारे जितने भी गरीबी अपने देश में था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो अच्छा भी इफेक्ट पड़ा और बुरा भी इफेक्ट पड़ा है। यदि आप बुरा में यदि देखो तो आप देख लो, एक पर एक जो अभी केमिकल जो खाद होते हैं, बीज होते हैं, वो केमिकल जो उत्पादन की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है, वो सारे के सारे विदेशी हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और वो जो हम सब्जी जो है सो क्या करते हैं, उगाने में उसका यूज करते हैं और वही सब्जी हम लोग खाते हैं। तो सारे के सारे केमिकल हमारे शरीर में किसी न किसी रास्ते से आता जा रहा है और बहुत सारी बीमारी फैल रही है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये जो है सो आपका उदारीकरण अच्छा भी है और उदारीकरण बुरा भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके कार्यों की व्याख्या करें। पहले विश्व व्यापार संगठन आप समझ जाइए। विश्व व्यापार संगठन को हम क्या कहते हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
पहले ये गेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ये व्यापार के लिए बनाया गया था कि पूरे विश्व में जो व्यापार होगी उसके लिए खास नियम कानून बनाया जाए। लेकिन क्या हुआ, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसीलिए गेट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो किया गया था, खास करके इसकी स्थापना पश्चिमी देशों के सारे वो पश्चिमी देश इसके सदस्य हैं, लेकिन ये खास करके जो बनाया गया था पूरे विश्व में जो व्यापार किया जाएगा वो व्यापार इस हिसाब से किया जाएगा कि किसी प्रकार का अवरोधक ना हो। यदि अवरोधक है तो फिर वो वैश्वीकरण नहीं होगा और कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का खास उद्देश्य यही था कि अवरोधक को जो है सो सारे के सारे विश्व खत्म कर दे और उसके बाद अपने आप देशों का जो है सो क्या होगा, विकास होना चालू हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का विकास होना चालू हो जाएगा। और WTO के कारण जो है सो क्या हुआ, पूरे के पूरे विश्व एक बाजार के रूप में संगठित हो गया, एकीकृत हो गया। और वहाँ के लिए वो क्या करता है, नियम कानून बनाता है कि कौन किसके साथ क्या जो है सो व्यापार करेगा नहीं करेगा, उसके लिए नियम कानून क्या होगा, अवरोधक को ख़त्म जो है सो करना खास करके विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य होता है कि कोई भी देश अवरोधक ना लगाए। यदि अवरोधक लगाएगा, उदारीकरण अपनाए, यदि उदारीकरण अपनाएगा, अपने आप वो देश क्या करेगा, विकास करना चालू कर देगा। लेकिन कुछ डिमेरिट है WTO में। कहा जाता है, आपके NCERT में भी लिखा गया है कि WTO जो है खास करके जो विकसित देश है वो उसके हिसाब से ज़्यादा नियम कानून बनाती है, जो विकासशील देश है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन पूरे विश्व में जो व्यापार का नियम बनाया है, व्यापार के कारण वो जो है सो पूरे देश को एकीकृत करने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि ऐसा नहीं होता तो हो सकता था जो तीसरा वर्ल्ड वार हो जाता, लेकिन व्यापार के कारण सारे के सारे देश क्या हुए, एक दूसरे से जुड़ गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि WTO विश्व में शांति स्थापित करने के लिए मुख्य रोल अदा कर रही है, उदारीकरण ला रही है। इसके कारण सारे के सारे विश्व एक होता जा रहा है और एक दूसरे से व्यापार के कारण बहुत सारी समस्याएं खत्म होती जा रही है। जैसे आपका बेरोजगारी खत्म हो रहा है, आपका रोजगार का अवसर बढ़ रहा है, आपको अच्छे गुणवत्ता वाले सामान मिल रहा है, कस्टमर के पास एक पर एक जो है सो क्या होता है, उसके पास जो है सामान का भरमार जो है सो मार्केट में आ गया, उसको जो पसंद है वो खरीद सकता है। ये सब किसके कारण, ये सब WTO के कारण, उदारीकरण के कारण। यदि वो उदारीकरण की नीति नहीं लाता तो कभी भी ऐसा नहीं होता। वैश्वीकरण का लाभ और हानि। तो वैश्वीकरण आपको हम पहले ही बता दिए थे कि वैश्वीकरण ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसमें यदि गुण है तो दोष नहीं है। तो वैश्वीकरण का मतलब ही है पूरे विश्व को एक करने का। और एक कैसे होगा, उदारीकरण लाने यदि लाया तो अपने आप वो विश्व क्या होगा, एक होगा। तब जाके कोई देश किसी देश में जाके पूंजी निवेश, श्रम निवेश ये सब कर सकता है, प्रौद्योगिकी का निवेश कर सकता है। जब तक उदारीकरण नहीं आएगा तब तक ये कभी हो ही नहीं सकता, संभव नहीं हो सकता है। लेकिन इसका जो है सो गुण क्या है, गुण में आप कह सकते हैं कि जैसे रोजगार का अवसर बढ़ा है, जैसे आपका निवेश ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो निवेश बढ़ा है, युद्ध जो होने की हर समय संभावना होती थी वो युद्ध की संभावना क्या हो गया, बहुत कम हो गया। क्यों, एक दूसरे से हम व्यापार कर रहे हैं, इसलिए युद्ध की संभावना क्या हो गया, कम हो गया है। एक गरीबी क्या हुआ, खत्म हो गया है। उसके बाद जो है सो उत्पादन की क्षमता में क्या हो गया है, बढ़ोतरी हो गया है। एक पर एक प्रौद्योगिकी आ गया है जिसके कारण हमारी उत्पादन क्षमता क्या हो गया, बढ़ गया है। इस प्रकार वैश्वीकरण के ये सब हम क्या कर सकते हैं, ये सब सारे के सारे लाभ आप कह सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसके दोष में, वैश्वीकरण के कारण सारे देश नियरेस्ट हो गए, व्यापार करने के लिए आया, कोई ना कोई वायरस लेके आ जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस जो फैला, वैश्वीकरण नहीं रहता तो फैल ही नहीं सकता था। एक देश के लोग दूसरे देश में तभी जाएंगे जब वैश्वीकरण होगा, और वो वैश्वीकरण के कारण ही जो है सो कोरोना वायरस जो है सो क्या हुआ,
आपको पूरे विश्व में जो है सो फैल गया। पर्यटन के कारण क्या हुआ, ये सारे के सारे विश्व में एक जगह से दूसरी जगह पर्यटक वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जो है सो क्या होता है, प्रदूषण की समस्या दिनों न दिन बढ़ती जा रही है। ये मेन होता है पर्यटन के आने से, पर्यटक को आने से ये प्रदूषण की समस्या दिनों दिन क्या होता है, बढ़ती जा रही है। एक तो वायरस आपको बता दिए कि वायरस के कारण जो है सो ये हानि हो गया आपका। उसके बाद ये जो है सो देशों में दिनों दिन क्या हो रहा है, असमानता बढ़ती जा रही है। असमानता का मतलब है कोई देश बहुत अमीर हो रहा है, कोई देश गरीब होता जा रहा है। कारण क्या है कि जिसके साथ आप उदारीकरण कर रहे हो तो वो जो है सो क्या है, वो देश सारे विश्व के जो पावरफुल कंट्री है उस देश में आके वो क्या कर रहा है, अपना संयंत्र स्थापित करके उस वहाँ के जो है जो बेरोजगारी है वो खत्म हो रहा है, रोजगार का अवसर बढ़ा रहा है, उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है। लेकिन कोई कोई देश में ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण देशों के बीच में क्या हुआ, असमानता बढ़ गया। ब्लू चिप कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिस कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और वो कंपनी क्या कर रही है, दिनों दिन एक देश से दूसरे देश में जाके अपनी संयंत्र स्थापित करके वो क्या कर रहा है, वो अपना पावरफुल जो है सो अपने पावरफुल को बढ़ा रहा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे पावरफुल कंपनी है जिसे ब्लू चिप कंपनी भी कहा जाता है। वो अपना एकाधिकार एक जो है सो पूरे विश्व में एकाधिकार अपना लिया है। इस प्रकार जो है सो ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन था वो मैं आपको बताया। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं क्वेश्चन दिया हूँ बस उतना क्वेश्चन जो है सो आपको देखने हैं। 3 वीडियो है, 3 पार्ट है, वो तीनों पार्ट आप देख लेना। इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर जो मैं समझाऊँ वो देख लेना। 100% की गारंटी है कि आप बोर्ड में 100% इस चैप्टर से खास करके लिख के आओगे। धीरे धीरे मैं सारे के सारे चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ, और मुद्रा और साख का भी मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ। इकोनॉमिक्स लगभग कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगी मुद्रा और साख का जो है देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेके आऊँगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।